स्पेस है अपने पास में, क्या स्पेस है जगह जगह में रत्नेश सोनकर जी राजकुमार रत्नेश सोनकर जी और राजकुमार जी भी आपका भी स्वागत है। एक बार जोरदार ताली। मंच सज चुका है। सीएम साहब को लगना चाहिए कि वो जबलपुर में हैं और विक्टोरिया अस्पताल के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लगे कि वो आ गए हैं तो कुछ रोशनी की बातें हो। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। बहुत मुश्किल से विक्टोरिया को ये नसीब मिला है कि सीएम साहब खुद चलकर यहाँ आए हैं। तो इस खूबसूरत माहौल में, इस ऐतिहासिक नगरी में मैं मतीन खान आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ लोकमत समूह की ओर से। ये जो नाता है जबलपुर का और लोकमत का, ये 1942 का है। चूंकि सीएम साहब यहाँ हैं, वक्त कम है, 1 मिनट में बात कर दूंगा। 1942 में हमारे पितृपुरुष लोकमत के संस्थापक श्री जवाहरलाल दर्डा जी को अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जबलपुर में 1 साल और 9 महीने की जेल की थी। तो तब से जबलपुर से लोकमत का नाता जुड़ा। बाबूजी ने 1971 में लोकमत शुरू किया और लोकमत आज एक वटवृक्ष बन चुका है। लोकमत इतना बड़ा है कि इसके तकरीबन 2,55,00,000 रीडर्स हैं। 2,55,00,000 रीडर्स हैं लोकमत के, और उसके 18 संस्करण हैं हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। तो मराठी में 13, हिंदी में 3 और इंग्लिश में 3, ऐसा करके हमारे 18 एडिशंस हैं। तकरीबन 54 शहर में संस्करणों में शहर संस्करण प्रकाशित होते हैं हमारे। और टेलीविज़न जो प्रसारण है सीएम साहब, वो लोकमत न्यूज़ 18 जो हमारा समाचार चैनल है, उसकी भी 3 करोड़ से भी ज़्यादा पाठकों में पहुंच है लोकमत की। और लोकमत का जो डिजिटल है, जिसको क्लिक स्टार्ट कहा जाता है, उसकी 8.2 बिलियन यानी 820 करोड़ की व्यूवरशिप है। तो इतना बड़ा वटवृक्ष जो है बाबूजी ने बनाया था। लेकिन जबलपुर से उनका रिश्ता ये रहा कि 2004 में इस विक्टोरिया हॉस्पिटल, जिसका नाम अब गोविंदास चिकित्सालय हो चुका है, उसमें एक आईसीयू का निर्माण कराया, जिसमें उनकी एक छोटी प्रतिमा लगाई गई। और आज आपके हाथ में आपके करकमलों से यहाँ पर उनकी कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण हुआ है, जिसकी हम सबको खुशी है। इसके अलावा सीएम साहब एक मिनट तवज्जो चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, लोकमत का एक बड़ा आह्वान है, जिसको के स्वर्गीय ज्योत्सना दर्डा जी ने शुरू किया था, जो सखी मंच है। उसकी 3 लाख मेंबर हैं पूरे महाराष्ट्र में, और वो महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। जैसे आप भी बहुत काम कर रहे हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, इस तरीके से काम हो रहा है। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अतिथियों के स्वागत के लिए गुजारिश करूंगा लोकमत के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि हमारे युवा डायनेमिक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, श्री देवेंद्र दर्डा जी से, कि वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। देवेंद्र जी से ही मैं गुजारिश भी करूंगा कि जोरदार तालियां बजना चाहिए। सीएम साहब को लगे कि वो अस्पताल में स्वस्थ लोगों के बीच हैं, मरीजों के बीच नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए भी मैं श्री देवेंद्र दर्डा जी से गुजारिश करता हूं। जबलपुर के माननीय सांसद श्री आशीष दुबे जी, आपके स्वागत के लिए भी मैं श्री देवेंद्र दर्डा जी से गुजारिश करता हूं। श्री आशीष दुबे जी, सांसद जबलपुर। जबलपुर शहर के महापौर भी हमारे बीच हैं। मैं उनके स्वागत श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के स्वागत के लिए नहीं है, वो पहुंच नहीं पाए हैं। विधायकगण यहाँ पर हैं। मैं गुजारिश करता हूँ श्री अजय बिश्नोई के स्वागत के लिए श्री अशोक जैन साहब से, जो कि निदेशक हैं लोकमत समूह के, कि वह आए और स्वागत करें अजय बिश्नोई जी का।
श्री अशोक रोहानी के स्वागत के लिए मैं लोकमत समाचार के संपादक श्री रविंद्र भजनी से गुजारिश करूंगा कि वह आए और स्वागत करें श्री अशोक रोहानी जी का। स्वागत की इस कड़ी में को आगे बढ़ाते हुए श्री सुशील तिवारी इंदू जी के स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूं लोकमत डिजिटल भोपाल के ब्यूरो हेड अनुराग को कि आए और स्वागत करें। श्री सुशील तिवारी इंदू जी, तालियां बजती रहना चाहिए। आप लोग सब इतनी देर से इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का, अब ये घड़ी आ गई है तो आप क्यों सुस्त हो रहे हैं? जरा तालियां बजाएं और लगे कि ये कार्यक्रम बहुत ऐसे लोगों के बीच है जो जान देते हैं लोगों के लिए और उनकी जान बचाते हैं। इस कड़ी में श्री नीरज सिंह के स्वागत के लिए मैं अशोक जैन साहब से गुजारिश नहीं है, श्री घनघोरिया जी भी नहीं है, श्री संतोष बरकड़े जी के स्वागत के लिए मैं श्री संजय परवा को बुलाऊंगा। संजय परवा जी आइए। मंच पर उपस्थित रत्नेश सोनकर जी के स्वागत के लिए भी मैं संजय परवा जी से गुजारिश करता हूं। जाइए संजय जी, स्वागत कीजिए और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि तालियां बजती रहें। राजकुमार जी के स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए भी मैं संजय परवा जी जो ब्यूरो चीफ हैं लोकमत के जबलपुर में, उनसे गुजारिश करता हूं। वक्त बहुत कम है। रिंकू विज जी के स्वागत, नगर निगम अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए संजय परवा जी। वक्त बहुत कम है और सीएम साहब बहुत बिजी अपने शेड्यूल से हमारे बीच पहुंचे हैं। थोड़े उनको देर लगी आने में, थोड़े हम घबराए भी, तो मुझे एक शेर भी याद आया सीएम साहब आपके लिए कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ ना छोड़ा वैसे हम घबराए तो आप आपके स्वागत के लिए मैं गुजारिश करता हूं लोकमत समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवेंद्र दड्डा जी से। नमस्कार। वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जवाहरलाल जी दर्डा की नवनिर्मित कांस्य प्रतिमा के अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जो मेरे ख्याल से पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री होंगे उसमें सबसे वेल क्वालिफाइड, मोस्ट एजुकेटेड है, 4 डिग्रियां और 1 पीएचडी इन्होंने हासिल की है। और इनकी विशेष बात जो मुझे समझ में आई कि एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। बहुत कम आजकल इस तरह के नेता हमें देखने मिलते हैं और बहुत कम समय में इन्होंने मध्य प्रदेश को एक विकास के सीमा में जो डाला है, उसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री जी, आपका मैं दर्डा और लोकमत परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में आपने समय निकालकर इस समारोह को की शोभा बढ़ाई। हमारे बीच सम्मानीय अतिथि कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह जी भी मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। विशेष अतिथि लोकसभा सांसद श्री आशीष दुबे जी भी है, विधायक श्री अजय विश्नोई जी, श्री अशोक रोहानी जी, श्री सुशील तिवारी जी, श्री अभिलाष पांडे जी, श्री नीरज सिंह जी, श्री संतोष बरकड़े जी, इन सभी का मैं लोकमत और दर्डा परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। वास्तव में संस्कारधानी के रूप में पूरे भारत देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले जबलपुर के साथ में हमारा बहुत गहरा नाता रहा है। ये हमारे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। यही वो जगह है जहां पर लोकमत के संस्थापक संपादक, ज्येष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहरलाल जी दर्डा, जिन्हें लोग प्यार से बाबूजी कहते थे, ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
पूरे 1 वर्ष 9 महीने का कठोर कारावास ब्रिटिश जेल में भोगा था। हालांकि कारावास की यातनाएं भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाई थी। बाबूजी जैसे आज़ादी के मतवालों की वजह से आज हम सब आज़ाद है। मैं आज इस मंच से सभी स्वतंत्र सेनानियों को प्रणाम करता हूं। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। कारावास के दौरान जबलपुर के प्रति बाबूजी के मन में जो अगाध स्नेह और प्रेम उमड़ा, उसमें दर्डा और लोकमत परिवार आज भी बंधा हुआ है। बाबूजी की स्मृति में स्थायी कुछ किया जाए, इस ख्याल से 2004 में जब जबलपुर में विपदा आई और यहाँ पर काफ़ी हानि हुई, तो लोकमत परिवार ने इसी हॉस्पिटल के आईसीयू विंग का निर्माण करवाया। हम हर साल यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं। जिस जेल में बाबूजी कैद थे, वहाँ पर भी चिकित्सा शिविर का आयोजन हर साल होता है और कैदियों को मुफ्त में जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो भी वितरित की जाती है। हमारे सहयोगी संजय परोहा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने वर्षों से कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखी है। बाबूजी का पूरा व्यक्तित्व ही समाज के प्रति समर्पित था। आज़ादी का संकल्प पूरा होने के बाद में उनके मन में विचार आया कि अब क्या, आज़ादी का प्रतिफल किस तरह से लोगों तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने एक साथ 2 रास्ते इख्तियार किए, एक अखबार का और दूसरा राजनीति का। अखबार के लिए उनका मूल मंत्र तय था कि असली मालिक पाठक है, और इस सूत्र वाक्य को लेकर बाबूजी के दोनों सुपुत्र डॉक्टर विजय दर्डा और डॉक्टर राजेंद्र दर्डा ने आगे बढ़े। बाबूजी की तीसरी पीढ़ी यानी कि मैं और मेरे दोनों भाई ऋषि और करण, हम भी पत्रकारिता की उसी पवित्र राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लोकमत समूह प्रिंट में तो देश का प्रमुख अखबारी संस्थान है ही, लेकिन डिजिटल मीडिया में भी एक अग्रणी समूह है। अखबार हो या डिजिटल माध्यम, लोकमत समूह का उद्देश्य आम आदमी की बेहतरी है। एक राजनेता के रूप में बाबूजी ने महाराष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करीब 25 वर्ष से भी ज़्यादा विभिन्न विभागों के वो मंत्री रहे और हर विभाग को उन्होंने एक नई दिशा दी। आज महाराष्ट्र के हर जिले में हम जो उद्योग का एक जाल देखते हैं या MIDC की हम पूरा एक जाल देखते हैं, इसकी मूल कल्पना बाबूजी की थी। फिर चाहे नए इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हो या पावर प्रोजेक्ट्स हो या मुंबई जैसी जगह पे नरीमन पॉइंट का रिक्लेमेशन हो, ऐसे कई अनगिनत प्रोजेक्ट्स बाबूजी ने अपने कार्यकाल में इम्प्लीमेंट किए। उनके कार्यों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर उनकी सबकी चर्चा करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। उनके कार्यों का ही प्रतिफल था कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने उनके मरणोपरांत उन्हें विभूषित किया। उनके सम्मान में 2004 में वाजपेयी जी के सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया, और 2 वर्ष पूर्व जब बाबूजी की जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। बाबूजी ने लोकमत परिवार और दर्डा परिवार को लोक कल्याण के मार्ग पर चलना सिखाया। यही कारण है कि जबलपुर, बिहार, मराठवाड़ा या लातूर का भूकंप हो या फिर मेलघाट की कुपोषण की समस्या हो, लोकमत फाउंडेशन मदद के लिए हमेशा अग्रणी रहा है। मई 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के बच्चों के लिए लोकमत फाउंडेशन ने नागपुर, औरंगाबाद और सोलापुर में पढ़ाई के लिए छात्रावास बनाए। आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद पुलिस कर्मचारियों के परिवारजनों के लिए आर्थिक सहायता जुटाया और उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई। कारगिल में 0 तापमान से भी नीचे की स्थितियों में देश सेवा में लगे सैनिकों के लिए द्रास में लोकमत ने गर्म घरों का निर्माण किया। ऐसे बहुत से काम हैं जो लोकमत करता रहा है। बाबूजी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके विचार, उनके दिए गए आदर्श हमारे साथ है। लोकमत की गतिविधियों में यह प्रतिबिंबित होता है और होता रहेगा। हम लोकमत ग्रुप प्रमुख महाराष्ट्र से है। मुख्यमंत्री जी, मैं संपूर्ण महाराष्ट्र की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि करीब 20-22 वर्षों से हमारे यहाँ पर जो महाराष्ट्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो भाग है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, और तापी का जो पानी था
उसकी समस्या न जाने क्यों इतने सारे नेता उसको हल नहीं कर पाए थे, पर आपका आना हमारे लिए बहुत शुभ रहा और आपने आने के बाद बहुत जल्दी उसमें का मार्ग निकाल लिया। अनगिनत किसानों को और वहां की जनता को इस तापी के पानी से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और उसी तरह नागपुर पहले मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नागपुर और नागपुर से लगा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका अगर इसे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह इंडस्ट्रियली डेवलप किया जाए तो उसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रहेगा। आज मुख्यमंत्री जी, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर आपको आकर के सरप्राइज देना चाहते थे, पर चूंकि गृह मंत्री जी का अचानक नागपुर में कार्यक्रम बना इसलिए वो आ नहीं पाए। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच इस तरह से कोऑपरेशन चलता रहेगा। मैं फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद देवेंद्र जी। यकीनन लोकमत ने जो काम किए हैं उसी की वजह से आज वो एक शिखर पर है। हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर विजय दर्डा जी, वो इस पूरी कार्यक्रम की संकल्पना के प्रमुख रहे हैं, लेकिन आज वो विदेश में होने की वजह से आ नहीं पाए। वो बात भी करना चाहते थे वीडियो के माध्यम से, लेकिन हो नहीं पाई। हम सब उनकी कमी आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब संकल्पना उनकी है जिन्हें अब देवेंद्र जी आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि नई पीढ़ी के सिपा सालार हैं। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मुख्यमंत्री जी को सुने, ये हॉस्पिटल जो गोविंदास जिला चिकित्सालय है, जिसे विक्टोरिया के नाम से भी जाना जाता है, विक्टोरिया हॉस्पिटल, वो अपने 150 साल पूरे कर रहा है और इस पूरे साल वो अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, पूरे साल इसका जश्न मनाएंगे। तो इस जश्न की शुरुआत वो मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से उनको स्वागत करके और एक मोमेंटो देके करना चाहते हैं। तो हॉस्पिटल के और जो प्रमुख हैं दो, डॉक्टर संजय मिश्रा जो CMHO हैं और जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ यहाँ जबलपुर के, और डॉक्टर नवीन कोठारी जो सिविल सर्जन हैं इस अस्पताल के, वो मुख्यमंत्री जी को विक्टोरिया अस्पताल की ओर से एक स्मृति चिन्ह, और आप सब विक्टोरिया वाले बताएंगे वो उनको आपको कैसा लगा ये स्मृति चिन्ह देना। मुझे लगता है खड़े होके भी आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। जरा माहौल बनना चाहिए। ये ऐतिहासिक क्षण है विक्टोरिया के लिए भी और इस चिकित्सालय के लिए भी। बस सर एक मिनट। मोहन जी को बुलाने के लिए मैं कब से भूमिका बना रहा था, तो उसके बगैर तो मैं उनको बुलाऊंगा नहीं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा मेरा उनसे पुराना रिश्ता है। 40 साल पुराना हमारा कॉलेज के कैंटीन की दोस्ती है। हम एक बेंच पर बैठकर आगे बढ़े हैं, तो माधव साइंस कॉलेज की जो दोस्ती है, लेकिन मैं उनको उस वक्त से जानता हूं जब उनका यही तेवर था और वही तेवर उनको आज इस प्रदेश का प्रमुख बनाने के लिए आगे लाया है। तो ये कहते थे तब भी और आज भी यही कहते हैं कि सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा और इस बहार में मैं सबका हिसाब कर दूंगा। और मैं इंतजार में हूं, तू कोई सवाल तो कर, मैं अपने जवाब से तुझे लाजवाब कर दूंगा। तो आप सुनिए हमारे मुख्यमंत्री जी को। आप सबकी बहुत जोरदार तालियां। अब लगना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री साहब को सुनने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं गुजारिश कर रहा हूं। विक्टोरिया हॉस्पिटल का ये ऐतिहासिक परिसर, और आजकल विक्टोरिया हॉस्पिटल को सेठ गोविंदास शासकीय जिला चिकित्सालय के नाम से भी बुलाया जाता है। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष जी उपाध्याय, माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान वरिष्ठ विधायक श्रीमान अजय बिश्नोई जी, माननीय विधायक श्रीमान सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक श्रीमान अशोक रोहानी जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, देवेंद्र दर्डा जी तो ऐसा बोल रहे थे जैसे आकाशवाणी से छन की आवाज हमारे पास पहुंच रही है। वाकई आपका जो अपने परमात्मा की दया से
सबका अपना अपना पिंड होता है, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीजेपी के दोनों अध्यक्ष द्वय श्रीमान रत्नेश जी, श्रीमान राजकुमार पटेल जी, नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू विज जी, महापौर भी है ना, कहाँ गए? अच्छा, मैं इस अवसर पर सामने उपस्थित सभी महानुभाव, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम मतीन भाई मेरे साथ कॉलेज में, साइंस कॉलेज के साथी है। जब मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी लड़ा, सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा, हमारी कॉलेज की कैंपेनिंग करने में अब वो दौर की अलग बात थी, लेकिन मतीन भाई वाकई में आपके लोकमत में लंबे समय से बहुत सारे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मतीन भाई। बहुत बार टेलीफोन पे बात हुई है, लेकिन आज आपसे प्रत्यक्ष मिलने का, और आपने तो इतने अच्छे शेर सुना दिए, मेरे को तो ये शेर चाकरी आती ही नहीं भाई, मैं तो वैसे ही काम चलाता हूं। लेकिन सच में हमारे लिए जिस शख्स को हम याद करके यहाँ उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था। वाकई आज़ादी के पहले से ऐसे कई स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तियां हुई है, जिनने अपने जीवन में उस संघर्ष में भी योगदान दिया, और लोकमत परिवार के तरफ से उनको स्मरण करते हुए हॉस्पिटल का ये एक ऐसा स्थान जिससे कई सारे लोगों को उनके आपने जो आईसीयू में निर्माण कार्य कराए हैं, बाबूजी को स्मरण करते हुए जबलपुर से उनका लगाव रखा है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। दर्डा परिवार को जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। स्वर्गीय जवाहरलाल अमलोकचंद दर्डा की प्रतिमा का अनावरण यह हम सबको भी प्रेरणा देगी। आज के बदलते दौर में कहाँ 42 असहयोग आंदोलन, और उस असहयोग आंदोलन में 1 साल और कुछ महीने की वो जो जेल, उस समय की जेल आज की जेल से बहुत अलग होती थी। वो कठिन दौर था, और ऐसा भी मान के चलते थे कि अंग्रेजों का तो ऐसा पराक्रम जाना जाता था कि अंग्रेज से कभी कोई जीत सकता है क्या? भगवान और अंग्रेज बराबर कर देते थे तथाकथित लोग उस समय। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उनने अपने बीच एक एक करके कितने उदाहरण भरे पड़े हैं 20वीं शताब्दी में। जब हम याद करते हैं उस दौर को, तो एक से बढ़कर एक, कहा महात्मा गांधी जी अफ्रीका से चल करके भारत में भी उसी अहिंसा के संघर्ष के बलबूते पर अपनी एक अलग पहचान बना करके आम समाज के साथ जोड़ करके उन्होंने आजादी की ललक को जगाए रखा। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनसे जबलपुर का रिश्ता भी अलग प्रकार से जुड़ा जाता है, उनके अपने तरीके थे। और हम कभी कल्पना करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 23 साल की उम्र में आईसीएस की एग्जाम पास की, जो आज के लिए हम मान के चलें कि इतने बड़े देश में, भारत में, अगर आईएएस का कोई बच्चा निकल जाए तो ऐसा लगता है कि हमारा बहुत बड़ा, एक तरह से बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो तो उस समय आईसीएस की एग्जाम, जो वर्तमान के भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा, ऐसे तिब्बत से ऊपर का पूरा हिस्सा, और ऐसे में इतने लोगों के बीच आईसीएस की एग्जाम पास करना, ये भी उसी बात का था जब अंग्रेजों ने अपनी बुद्धवत्ता की धाक और साख बना करके झूठा दंभ पाला था। तो उनने माना था कि भाई बुद्धि तो जैसे उनमें होती होगी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो एग्जाम पास भी की, और न केवल पास की बल्कि प्रावीण्य सूची में आए, मेरिट लिस्ट में भी आए। और मेरिट लिस्ट में आने के बाद 23 साल की उम्र का नौजवान वो अपने पास होने वाले सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देता है कि केवल मेरे भारतीयों का सम्मान बढ़ाने के लिए मैंने एग्जाम दी थी, कि केवल आप में बुद्धि नहीं है, वो आपसे बुद्धिमान भारत के लोग भी, और आपकी नौकरी के इस लालच आकर्षण का कोई मतलब नहीं। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश से निकल करके पढ़ाई के लिए बनारस जाते हैं, लेकिन जिंदा रहूंगा, आजाद जिंदा रहेंगे, और मरने के समय भी आजाद मरेंगे। वो अल्फ्रेड पार्क
इलाहाबाद का, जब अपनी कनपटी पे अपनी रिवॉल्वर से लगता है कि अब बच नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने कहा मेरे शरीर को जीते जी अंग्रेज पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसे में दर्डा जी का उदाहरण, और ये अलग बात है कि उनने आजादी के पहले भी लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद भी उनके इथिक्स, उनके संकल्प ये अद्भुत है। जब उनने अपने लिए मंत्रालय संभाले तो लंबे समय तक मंत्री रहने के बाद भी मैं देख रहा था सारे के सारे विभागों में कितने प्रकार के काम उनके पास थे और हर एक मंत्रालय का बड़ा बड़ा योगदान उन्होंने दिया। 23 साल तक लगातार मंत्री रहे, एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रकार की योजनाओं में उन्होंने मध्य प्रदेश को समान, महाराष्ट्र को तो मैं मान के चलता हूं काश दर्डा जी हमारे यहाँ के नेता होते। मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि वह यहाँ उनने जेल तो काटी, लेकिन ये मान के चलो कि 19 में कभी कभी ये थोड़ा बोलना अभी मुझे लगता है कि समसामयिक होगा कि नहीं, लेकिन केवल कल्पना करता हूं कि कहां 1956 में बना मध्य प्रदेश और 2002-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज, इतने बड़े राज्य के अंदर, कैसा आश्चर्य की बात। और आज का समय मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल 20 साल के अंदर आज 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश। और हमारे समय 3 मेडिकल कॉलेज तो गए साल चालू कर दिए, अभी 2 का आवेदन कर दिया और 12 का टेंडर लग गया। आने वाले समय में 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज अपने मध्य प्रदेश के अंदर होंगे, क्योंकि जब हम सेवा की बात कर रहे हैं तो हमारा दायरा भी बड़ा रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी है और मध्य प्रदेश तो वैसे भी केंद्र में आता है, केवल मेडिकल कॉलेज नहीं। मैं कभी दर्डा जी देखिएगा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ जब देखता हूं तो 2002-3 तक इस मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास दर 0.00007 थी, केवल 1% भी नहीं। लेकिन आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश 12% की अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। आर्थिक रूप से भी हमारे यहाँ 2002-3 तक प्रति व्यक्ति आय 1956 में बना मध्य प्रदेश और 2002-3 तक केवल 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी। आज की स्थिति है 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति ये आय आज की मध्य प्रदेश की है। मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सबके सामने कितनी तेजी से सारे क्षेत्रों में, और पहले तो सेना के लिए जोरदार अभिनंदन करो जिनने अपनी बॉर्डर पर जाकर अपने पराक्रम पुरुषार्थ की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुश्मनों को जो उनके अपने मान मर्दन के आधार पर जो मार मारी है, उस मार को पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। आज बदलते दौर में आज ही हम कल नीति आयोग की बैठक से लौटे हैं और कल ही हमने जापान को पीछे छोड़ करके 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था में भारत ने अपना स्थान बनाया। ये गौरवशाली पक्ष हमारे लिए जुड़ा है। लेकिन जो अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं, भविष्य भी और परमात्मा भी उनको माफ नहीं करता है। मैं दर्डा परिवार के लिए जोरदार अभिनंदन करे जिनने अपने पिता का भी स्मरण किया, पिता की भावनाओं का भी सम्मान किया और उनके वो सारे संकल्पों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बलबूते पर आपने पिताजी की स्मृति में न केवल इस हॉस्पिटल के प्रति अपना योगदान दिया, बल्कि विनम्रता के साथ प्रतिमा के अनावरण के लिए भी न केवल समय भी दिया, और बल्कि मैं मान के चलता हूं, थोड़ी मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे 2-3 बार कार्यक्रम बने और बिगड़ गए। माननीय राकेश सिंह जी, माननीय अजय जी, हमारा पूरा मंच ये आग्रह करता था कि आपको ये कार्यक्रम के लिए जरूर समय देना चाहिए, लेकिन कई सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में। लेकिन मुझे एक के साथ 2 काम अच्छे हो गए। माननीय न केवल आपसे भी मुलाकात का मौका मिला, माननीय बाबूजी की प्रतिमा का अनावरण मौका मिला और मेरा भी बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया। मुझे इस बात का आनंद है। मैं मतिन भाई आपका भी अभिनंदन करता हूं। अभी तक टेलीफोन पे बात हो रही थी, मेरे दिमाग में चित्र वही 40 साल पुराना वाला था, लेकिन हमारे बीच आज बाबूजी के निमित्त ऐसे अवसर को पाकर के, खैर मैं आप सबके जबलपुर वासियों को आज के इस अवसर पर कई सारी बातों के साथ इतनी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। दौर बदला है, बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने कई सारे विकास के पैमाने को हाथ में लिया है। आने वाला समय निश्चित रूप से विकास का है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सभी प्रकार के कामों को लेकर हाथ में बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे कामों में
हमारा जबलपुर और महाकौशल का बेल्ट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जबलपुर के विकास को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। बहुत जल्दी बहुत सारी बातों का धीरे धीरे करके एहसास होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।